क्या टॉपिक है बेटा आज का? क्या होती है क्रोमेटोग्राफी? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? हिस्ट्री देख लो भाई. मिखाइल स्वेट, द रशियन बॉटनिस्ट हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कोई नहीं पूछेगा आपसे. He called the new technique chromatography. ठीक है. क्रोमा means color, graphene means to write. Okay? Importance. पढ़ो. Yes, one is physics. Then second, chemistry. कौन सा? Biochemistry. बहुत बढ़िया. Physiology and medicine. It is physiology and medicine, beta. Nobel Prize is awarded in 3 subjects based on science. First one is physics. Second one is chemistry. Then it is physiology and medicine. Physiology में receptor हुए भी? Receptor हुए भी? पढ़ना बेटा. लास्ट ईयर रिसेप्टर्स पे मिला, ऑल्फैक्शन पे. पढ़ा करो इन चीज़ों को. क्रोमेटोग्राफी is a technique used to separate and identify the components of a mixture. बेटा खाली सेपरेट नहीं होता, आइडेंटिफाई भी करना होता. सेपरेट करके क्या फायदा? Works by allowing the molecules present in mixture to distribute themselves between a stationary and a mobile medium. अब स्टेशनरी और मोबाइल मीडियम क्या होता है? एक बेसिक ओवरव्यू देखा है आपने? एक्सपेरिमेंट अगर देखा है, कैसे शीट ऑफ पेपर होती है, उसे पानी में लिक्विड में डिप कर देते हैं, यहाँ पे इंक के स्पॉट्स लगाते हैं. क्लास 7th 8th में होता है ना एक्सपेरिमेंट. फिर वो ऊपर चलता जाता है पेपर पे. तो बेटा दिस शीट ऑफ पेपर ना जिसमें स्पॉट लगाते हैं, ये स्टेशनरी मीडियम है. ठीक है. और जो लिक्विड ऊपर चल रहा है दैट इज द मोबाइल फेज. मिल गया एक बेसिक आइडिया? ओके. एनी प्रॉब्लम? Molecules that spend most of their time in mobile phase are carried along faster. इसका मतलब ये है जो मॉलिक्यूल्स मोबाइल फेज में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छे से आपका मूव करेंगे. लेकिन इसका क्या मतलब है? सोचो. लेट अस से मेरे पास एक मिक्सचर है, पानी, क्लोरोबेंजीन और अल्कोहल का. किस किस का? पानी, क्लोरोबेंजीन, अल्कोहल. नॉर्मली मिक्स सेपरेट नहीं हो पाएंगे, बट पानी में अल्कोहल बहुत अच्छे से मिक्स होती है, पर क्लोरोबेंजीन नहीं होती बेटा. तो क्लोरोबेंजीन पीछे छूट जाएगी, अल्कोहल ऊपर चली जाएगी. दिस इज हाउ द सेपरेशन टेक्स प्लेस. क्लासिफिकेशन ये लिख लो बेटा. अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज इज अ लिक्विड. LLC यानी कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. LSC लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. फिर नीचे देखो बेटा, गैस क्रोमेटोग्राफी. मोबाइल फेज इज अ गैस. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैकिंग ऑफ द स्टेशनरी फेज. पैकिंग ऑफ द स्टेशनरी फेज यानी कि ये वाला जो होता है बेटा, इसको खाली पेपर मत समझना. अभी बहुत टाइप के स्टेशनरी फेज होते हैं. ग्लास का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सिलिका का होता है. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग. तो कौन कौन सी होते हैं बेटा? ये 3 इंपॉर्टेंट होती हैं. ये 3 आपको समझनी पड़ेंगी, सिर्फ समझनी पड़ेंगी. और वो भी उनका जस्ट बेसिक, एंड नॉट इवन बेसिक, द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स, द मिनिमम. नंबर 1 इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ओके. सेकेंड वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी. And the third one is column chromatography. जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कितने टाइप के पढ़े थे बेटा? 2-3 टाइप के पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफोरोसिस. कितने टाइप के थे? One was page polyacrylamide gel electrophoresis, then one was paper electrophoresis. पेपर इलेक्ट्रोफोरोसिस का सेटअप दे देंगे तो फिर आप खाली इलेक्ट्रोफोरोसिस लिखाओगे, दैट वुड बी रॉन्ग. अगर पेपर इलेक्ट्रोफोरोसिस का सेटअप दिया है तो वही लिखना पड़ेगा. यही एक्सपेक्ट करता है हम आपसे ये थोड़ी पूछेंगे हमें पेपर इलेक्ट्रोफोरोसिस करके दिखाइए. नहीं करवाएंगे हम आपसे. दीज आर ऑल पीजी थिंग्स यार, रिसर्च में काम आती हैं. बट द एम ऑफ टुडेज क्लासेस कि आपको क्रोमेटोग्राफी पता होनी चाहिए कि ये है, ये सेटअप ऐसे लगता है. बस ऐसे कोई पूछे तो 2 लाइन बता दीजिए.
इलेक्ट्रोफोरोसिस ऐसे होता है, दिस इज द सेटअप, दीज आर द टाइप्स, दैट्स इट. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ सेपरेशन, अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ सेपरेशन. देखो बेटा कौन कौन सी है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. किस किसने यहाँ पे एस ब्लॉक पढ़े हुए हैं? एस ब्लॉक पढ़ा है ना बेटा? कल बच्चे कह रहे थे कि कोर्स से निकलवा दिया. देयर इज समथिंग कॉल्ड जियोलाइट्स इन दैट. पढ़ा जियोलाइट्स? बेटा ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वही होती है, जियोलाइट्स, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. मैं उनसे ये कह रहा था वो लेक्चर के एंड में ना, मैंने कहा बाकी सब तो चलो कोई नहीं, ये चीज़ तुमको बहुत फेमिलियर लगेगी. तो मुझे कल पता चला कि एस ब्लॉक है ही नहीं उनके, तो उनको फिर जियोलाइट्स भी बताना पड़ा. मेडिकल फील्ड में बेटा क्रोमेटोग्राफी की वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, पर जो सबसे बेसिक है ना दैट इज HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड के आगे क्या, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. हाँ, व्हाट इज HbA1c? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. तो बेटा वो जो HbA1c एस्टिमेट होता है ना लैब में, वो प्रोसेस यूज करता है HPLC का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो वो वैल्यू जो आती है वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही आती है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट is a method for identifying substances and testing the purity of compounds. TLC is a useful technique because it is relatively quick and requires small quantities of material. Okay? कितना small quantities expect करते हो? ग्राम, मिलीग्राम. बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी हो जाता है बेटा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में. Separation in TLC involves distributing a mixture of two or more substances between a stationary and mobile phase. Okay? Let us suppose मेरे पास 3 अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है, ठीक है? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, 3 है, ठीक? तो नॉर्मली उनको सेपरेट करने का क्रोमेटोग्राफी के अलावा कोई तरीका और है आपके पास? पढ़ा है ये भी. क्या और तरीके से सेपरेट हो सकते हैं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आइसो इलेक्ट्रिक सेपरेशन बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में बताया था ना, क्या बताया था? एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नेट चार्ज इज 0, तो बाकी 2 सेपरेट हो जाएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. गुड. स्टेशनरी फेज देखो क्या है यहां पे, इट इज अ थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, यूजुअली सिलिका जेल और एल्यूमिना. TLC में जो आपका स्टेशनरी फेज है ना बेटा, ये दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका जेल और एल्यूमिना, सिलिका जेल और एल्यूमिना. The mobile phase is a developing liquid which travels up the stationary phase carrying the samples with it. Mobile phase is a kind of developing liquid जो ऊपर आपका चढ़ता जाता है जैसे जैसे एड्जॉर्ब होगा वो सिलिका पे, ठीक है? साथ में वो अपने साथ सैंपल्स भी लेता चला जाता है. Components of sample will separate on stationary phase according to how much they can absorb on stationary phase versus how much they can dissolve in mobile phase. सेपरेशन 2 बेसिस पे होगा कि वो कंपोनेंट कितना अच्छे से स्टेशनरी फेज यानी कि सिलिका पे या एल्यूमिना पे एड्जॉर्ब हो सकता है और कितना अच्छा मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो सकता है. ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है. ओके, ये देखो, दिस इज द बेसिक सेटअप, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट. ये देखो, आफ्टर सेपरेशन दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. लेकिन बेटा ये एकदम से ऐसा नहीं दिखता. जब सेपरेट हो जाता है ना तो पता क्या दिखता है? बिल्कुल ऐसा दिखता है, यानी कि कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल एक क्लियर शीट ऑफ पेपर दिखती है. लेकिन हमें इसे विजुअलाइज करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? विजुअलाइज. जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या करते थे बेटा, एथिडियम ब्रोमाइड होता था ना, एथिडियम ब्रोमाइड, हाँ, यूवी एक्सपोजर देते थे. तो यूवी एक्सपोजर इज डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स. तो पता है
In case of amino acids, we spray this thing with ninhydrin. ninhydrin, ठीक है। जब सेपरेशन हुआ तो ninhydrin स्प्रे करते थे हम इस पे। उसके बाद उसको सूखने के लिए रखते थे और फिर कुछ कुछ ऐसा क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाता है। ओके, तो प्रोसीजर देखो बेटा, टू अ जार विद टाइट फिटिंग लिड एड इनफ ऑफ द अप्रोप्रिएट डेवलपिंग लिक्विड सो दैट इट इज 0.5 to 1 सेंटीमीटर डीप इन द बॉटम ऑफ द जार। जार में हमें इतना लिक्विड डालना है कि ये क्रोमेटोग्राम है ना बेटा, ये यहां तक लिक्विड अपना डिप हो जाए, यानी कि इस पेपर को यहां से लिक्विड टच करे। ओके, दिख रहा है ना? इस लेवल से 1 सेंटीमीटर ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इस लाइन पे बेटा हम अपना सैंपल अप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि ये डेवलपिंग लिक्विड और ये सैंपल एप्लीकेशन पॉइंट आपस में टच नहीं करने चाहिए। अगर टच होंगे तो क्या होगा बेटा, ये सेपरेट नहीं होगा, इसी में डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, after preparing the development chamber and spotting the sample, the plates are ready for development. जब एक बार क्रोमेटोग्राफी पूरी रन हो जाती है तो हम प्लेट्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, देखने के लिए। Be careful to handle the plates only by their edges and try to leave the development chamber uncovered for as little time as possible. एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मार्जिन्स दी जाती हैं, लाइंस ड्रॉ है ना कोने पे, यहाँ से बीच से ऐसे पकड़ के काम नहीं होता, इनको मार्जिन से पकड़ा जाता है, मार्जिन से, ठीक है। इसको ऐसे सेट किया जाता है, फिर अलोंग द मार्जिन्स ओनली। ये देखो, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। If the spots can be seen, outline them with a pencil. If no spots are obvious, the most common visualization technique is to hold the plate E lamp. इस पे भी ninhydrin छिड़का हुआ है हमने। ninhydrin के बाद ऐसा डेवलप होता है। ये देखो विजुअलाइजिंग एजेंट्स, देखो लिख लो इन्हें। एल्कलॉइड्स के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रैगनडॉर्फ्स रिएजेंट। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। शुगर्स के लिए क्या करते हैं बेटा? एनिलीन थैलेट। और अमाइनो एसिड्स के लिए क्या करते हैं हम? ninhydrin। ओके, ninhydrin इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही सेपरेट करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इट्स अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। तो अगर आप शुगर्स को सेपरेट करेंगे तो एनिलीन थैलेट यूज करेंगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, लाइक इन केस ऑफ एमआई, ब्लड में आ जाते हैं ना, तो उनको सेपरेट करके तो पता चलेगा कितने हैं, है ना? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। एंड देन एल्कलॉइड्स, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। एल्कलॉइड्स किस केस में हमें मिल सकते हैं? क्रॉनिक ड्रग अब्यूजर्स, नशेड़ी होता है ना, उनमें। व्हाट इज एंटीमनी? क्या होता है एंटीमनी? एंटीमनी इज अ मेटलॉइड। प्रॉपर मेटल नहीं होता बेटा, मेटलॉइड होता है। इंटरप्रेटिंग द डेटा बेटा, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट्स द मोस्ट इजीएस्ट। अब आपने विजुअलाइज तो कर लिया, ठीक, लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर अपन ने कौन कौन सा अमाइनो एसिड डाले थे? ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन। तो सर पता कैसे चला कौन सा है कौन सा नहीं है? कहाँ दिख रहा है? हम ऊपर थोड़ी लिख के थोड़ी आ रहा है कि सर ये ग्लाइसिन है, वेलिन है। देखो यहाँ पे अपना लिक्विड डिप है, ठीक है, पेपर को हमने इतना लिक्विड में डिप किया, उसके बाद यहाँ पे हमने 2 स्पॉट्स लगा दी, ठीक है, ये मिक्सचर स्पॉट्स हैं, इसमें ग्लाइसिन भी है, एलेनिन भी है, वेलिन भी है, मिक्सचर है। अब ये लिक्विड बेटा जैसे जैसे क्रोमेटोग्राफी रन करेगी ना, ये लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा, लिक्विड जो है यहाँ तक आ जाएगा, हो सकता है और भी ऊपर चला जाए, इट मे गो इवन हायर, लेकिन लेट अस सपोज दिस लिक्विड हैज रीच्ड दिस पॉइंट। ओके, अब नाउ वी हैव टेकन दिस आउट, हमने इसे सुखाया, हमने इस पर ninhydrin स्प्रे किया, अमाइनो एसिड है तो ninhydrin स्प्रे करेंगे ना। तो बेटा हमें 3 स्पॉट्स दिखे, कितने दिखे? दिख रहे हैं ना बेटा 3 स्पॉट्स? आर यू एबल टू सी 3 स्पॉट्स?
लेट अस सपोज इस लाइन से लेके जहां सैंपल अप्लाई हुआ है और ये जहां तक आपका सॉल्वेंट गया है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, हमें पहला स्पॉट यहां पे मिल रहा है 3 सेंटीमीटर पे, दूसरा स्पॉट हमें मिल रहा है 6 सेंटीमीटर पे, और एक तीसरा स्पॉट हमें मिल रहा है 9 सेंटीमीटर पे। तो बेटा हम इनकी आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं तीनों स्पॉट्स की। आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? लाइक से फॉर एग्जांपल दिस इज 3 सेंटीमीटर ना फ्रॉम दिस लाइन, तो 3 डिवाइड बाय 10, ये जहां तक सॉल्वेंट गया, तो इसकी आरएफ वैल्यू आ जाएगी 0.3। सिमिलरली बेटा ये जो स्पॉट है किसी अमाइनो एसिड का, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ऊपर कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई आरएफ वैल्यू? 0.6। सिमिलरली तीसरे वाली कितनी होगी? 0.9। अब बेटा होता ये है, हर अमाइनो एसिड की जैसे एक स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है ना, सिमिलरली उसकी एक कांस्टेंट आरएफ वैल्यू भी होती है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि ग्लाइसिन की आरएफ वैल्यू 0.33 है चार्ट पे, तो एक स्पॉट तो 0.3 के आसपास आ रहा है ना, तो बेटा वो ग्लाइसिन है, ऐसे पता चलेगा हमें। आरएफ वैल्यू निकाल लिया ही बेटा, आ गई ना? जैसे ये आपका 3 सेंटीमीटर है, इस लाइन से सॉल्वेंट कहां तक गया बेटा? 10 सेंटीमीटर तक, तो आरएफ वैल्यू स्पॉट की कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर पे, तो उसका कितना है? अच्छा मान ले एक स्पॉट एक स्पॉट 8 सेंटीमीटर पे लग रहा है, तो उसकी आरएफ वैल्यू कितनी होगी? 0.8 ना। ठीक, अब बेटा हर अमाइनो एसिड की ना एक स्पेसिफिक आरएफ वैल्यू होती है, स्पेसिफिक। लेट अस से ग्लाइसिन की या मान ले वैलिन की आरएफ वैल्यू है 0.59। कितनी? मेरे पास यहाँ पे 3 आरएफ वैल्यू आ रही है ना, एक 0.6 भी आ रही है। नाउ देयर आर सर्टेन, जिसे कहना चाहिए कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स में नहीं आता, 2-4% का एरर रहता ही रहता है। तो यानी कि 0.59 और 0.6 दे आर वेरी क्लोज एंड कोइंसाइडिंग, यानी कि वो वैलिन है। आया समझ? तो जो तीसरा बचा अपना 0.9 वाला, वो क्या हो गया? एलेनिन। आई बात समझ? इससे हम खाली 3 नहीं, इससे 30 भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हर अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है जिस पर उस पर नेट चार्ज 0 होता है, सिमिलरली उसकी एक आरएफ वैल्यू भी होती है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो इससे पता चलता है हमें दैट इट इज विच अमाइनो एसिड। हमने इनिशियली क्या किया, एक बार फिर से इसे रिकैपिचुलेट करते हैं वापस। सबसे पहले हमने ये सपोर्ट क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस तैयार किया, ठीक। डेवलपिंग लिक्विड तैयार किया, डेवलपिंग लिक्विड में से डाला, ऊपर आया, ठीक। सैंपल अपने हिसाब से सेपरेट हो गए, हो गए नहीं हो गए, मिक्सचर अपने हिसाब से सेपरेट हो गए जितना उन्हें जाना था। लेकिन अभी ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ब्लैंक। उसके बाद हम क्या डालेंगे इस पर? विजुअलाइजिंग एजेंट। हमें पता है क्योंकि हम अमाइनो एसिड सेपरेट करें तो हम निनहाइड्रिन डालेंगे। व्हाट विल पुट? निनहाइड्रिन, बिकॉज वी नो वी आर सेपरेटिंग अमाइनो एसिड्स। ओके, अब आफ्टर स्प्रेइंग निनहाइड्रिन बेटा मुझे 3 डिस्टिंक्ट स्पॉट्स दिखते हैं। कितने? 3। अब मैं एक एक की आरएफ वैल्यू निकालूंगा, एक एक की आरएफ वैल्यू। उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज सेट होता है हर अमाइनो एसिड की आरएफ वैल्यू का। कभी अगर आपसे करवाएंगे, वैसे तो करवाएंगे नहीं, लेकिन अगर कभी करवाएंगे पीजी लेवल पे भी, तो आरएफ वैल्यूज बेटा दे दी जाती हैं कि आप ये देख लो, जो भी स्पॉट आ रहा है आइडेंटिफाई करके हमको बता दो। तो इससे क्रोमेटोग्राफी खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? अगर ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ना बेटा, बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एवर डन। बहुत मजा आता है इसे करने में, बहुत। क्रोमेटोग्राफी, बल्कि मैं तो चाहता हूं यार आप लोग करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये देखो फॉर्मूला लिख लो बेटा आरएफ वैल्यू का। इलेक्ट्रोफोरोसिस में इतना मजा नहीं आता बेटा, इतना इसमें आता। बिल्कुल धीरे धीरे वो चढ़ता है ना, तो बेटा दिखता है, और पेशेंटली उसके आगे बैठे रहिए। बस फॉर्मूला लिखना बेटा आरएफ वैल्यू का।
RF value often depend on temperature and solvent used in TLC experiment. Okay, RF value depends on temperature and the solvent used. यानी कि अगर हम solvent यूज कर रहे हैं वाटर प्लस अल्कोहल, तो मान लो ग्लाइसिन की RF वैल्यू 0.3 है. ओके, बट इफ वी आर यूजिंग नॉर्मल ब्यूटेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, तो हो सकता है ग्लाइसिन की RF वैल्यू 0.1 आ जाए. तो उन सबकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस पे हमें RF वैल्यूज पता होती है. ओके, तो इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं होती. Whichever standard solution we are using, we have the RF values, reference values. In addition, the purity of sample may be estimated from chromatogram. Chromatogram क्या होता है बेटा? जो डेवलप होकर आता है ना, हाँ, उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं. An impure sample will often develop as 2 or more spots, while a pure sample will show only 1 spot. इसका क्या मतलब हुआ? ना 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 ना. चलो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. अमाइनो एसिड्स होता है ना बेटा, मान लो कंपनी से आता है, डब्बा आता है उसका कि ये ग्लाइसिन ही है, ठीक. नाउ आई वांट टू चेक इट्स प्योरिटी. मुझे उसकी प्योरिटी चेक करनी है कि कंपनी सच कह रही है कि झूठ कह रही है. क्रोमेटोग्राम उसका रन कर दो. अगर तो मुझे सिर्फ ग्लाइसिन का स्पॉट मिलेगा तो बात ठीक है. मान लो किसी और चीज़ का स्पॉट मिल गया तो वो कुछ और चीज़ है, यानी कि दैट इज एन इम्प्योरिटी. ओके, समरी छोड़िए, इसको छोड़िए, पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ आते हैं. टीएलसी बेटा एक क्विक रिवीजन हो गया ना आपका. पहले डिप करो, फिर ठीक है, ठीक है. उसके बाद इस पर एनहाइड्रिन डालो, विजुअलाइज हो जाएगा. आफ्टर दैट आरएफ वैल्यू कैलकुलेट एंड देन वी विल आइडेंटिफाई. टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम. द ओनली डिफरेंस इज द सपोर्ट मीडिया. कौन सा मीडिया? सपोर्ट मीडिया. सपोर्ट मीडिया होता है, अरे स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज. सपोर्ट मीडिया इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, स्टेशनरी फेज. टीएलसी में बेटा स्टेशनरी फेज क्या था? सिलिका जेल और एल्यूमिना. यहां पे तो नाम में पता चल रहा है बेटा. स्टेशनरी फेज क्या होगा? पेपर. एग्जैक्टली वही चलेगा जो चल रहा है. बहुत ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है इसमें, बिल्कुल नहीं. A method of partition chromatography using filter paper strips as carrier or inert support. बेटा सपोर्ट ये आपका स्टेशनरी फेज इनर्ट क्यों होना चाहिए? Why it should be inert? It should not react with the mobile phase. और दूसरा, जिनको सेपरेट कर रहे हैं उनके साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, अगर वो उसी पे रिएक्ट करके एब्जॉर्ब हो गया तो फिर तो सेपरेशन का फायदा ही नहीं कुछ, फिर तो वहीं रह जाएगा. The factor governing the separation of mixture of solutes on filter paper is partition between two immiscible phases. Partition between two immiscible phases. यानी कि आपका मोबाइल फेज तो बेटा लिक्विड है एंड योर स्टेशनरी फेज इज सॉलिड. इमिसिबल है ना, पानी, पेपर थोड़ी घुलेगा पानी में भाई. वन इज यूजुअली वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन सेल्यूलोज फाइबर इन द filter paper and the second is organic solvent flows past the sample on paper. Okay, इसमें यूजुअली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ना, इसमें होता है ब्यूटेनॉल प्लस एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया. मिक्सचर होता है अलग अलग. देयर आर डिफरेंट मिक्सचर्स. जो हमने किया उसमें तो यही डलता था. ये सेटअप होता है बेटा, खींच लो फोटो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता. अमोनिया, There is no specific hard and fast rule regarding that. आप नॉर्मल हेक्सेन भी डाल सकते हो इसमें, बहुत सारे होते हैं यार. ये फॉर्मूला लिख लो बेटा. पार्टीशन अकर बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी एक्वस फेज बाउंड बाय सेल्यूलोज. द आइसोलेशन डिपेंड्स ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट. और पार्टीशन कोफिशिएंट का बेटा ये फॉर्मूला होता है. कोई आपसे नहीं पूछेगा, चिंता ना करें. ओके, ज्यादा से ज्यादा जो चीज आएगी ना वो ये आएगी.
ये शायद एंड दिस इज अ बिग शायद स्पॉटिंग में हम रख दें। देयर इज अ वेरी बिग इफ, चांस कम है बेटा। फॉर्मूला को इतना ज्यादा वो नहीं है टफ। सी स्टेशनरी अपॉन सी मोबाइल। जनरल प्रोसीजर बेटा इसको लिख लो कि प्रोटोकॉल क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। आप सिर्फ ये 7 स्टेप्स याद कर लेंगे ना, सिर्फ नाम, सिर्फ और सिर्फ नाम, दैट्स मोर देन इनफ। सिर्फ ये 7 स्टेप्स याद कर लीजिए बस, ऑर्डर में से। एक्चुअली बेटा ये पीपीटी अंडर ग्रेजुएट की नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की पीपीटी है जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है। जब पीजी में बेटा फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद क्लासेस नहीं होती, क्लासेस नहीं होती उसके बाद। आपको स्पून फीडिंग थोड़ी होती है पीजी में। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में भी क्लासेस नहीं होती। पता फर्स्ट ईयर में क्लासेस किस बिहाफ पे होती हैं? लेट अस सपोज यू आर परसुइंग पीजी इन बायोकेमिस्ट्री। जहाँ फर्स्ट ईयर का लेक्चर चल रहा होता है ना बेटा बायोकेमिस्ट्री का, वहाँ फैकल्टी का ऐसे झोला उठा के आपको जाना होता है, वो उससे पहले पहुँच के वहाँ रखना होता है। उसके बाद फैकल्टी आती है, तब तक पीजी जाके पीछे बैठ जाता है प्रोजेक्टर वगैरह सब ऑन करके। दीज आर द वर्क ऑफ अ मेडिकल पीजी, बिलीव मी। उसके बाद पूरा लेक्चर उसे ध्यान से सुनना होता है, अटेंडेंस लेनी होती है, फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसका झोला उठा के वापस डिपार्टमेंट भी लाना होता है। या अगर मान लो प्रोफेसर को घर जाना है तो काम होता है बेटा ये यही काम होता है। और अगर तो योर गाइड और दैट पर्सन इज इन अ गुड मूड तो शायद वो आपको जाने दे, वरना बुला लेता है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा बेटा? फिर आपका वाइवा शुरू होता है। मान लो 10 से 11 क्लास होती है ना, फिर 11 से 1 वो आपसे मजे लेता है। ये पढ़ाओगे 3 साल बाद बच्चे को, है तुमको तो खुद कुछ नहीं आता। नहीं अब दिस इज एक्चुअली राइट यार, ये चीज़ ठीक होती है। अगर आप ही गलत चीज़ सब पढ़ेंगे तो आगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनको भी गलत ही पढ़ाएंगे। ये मेरी शायद डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन की पीपीटी थी ये शायद। पीजी में क्या होता है, पीजी में असाइनमेंट मिल जाता है। वहाँ 9 से 12 ना आपको ये पूरा फैकल्टी बैठी होती है, और फैकल्टी भी सीनियर होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, जेआर, ट्यूटर, डेमोस्ट्रेटर, कोई नहीं, सिर्फ दो एसोसिएट प्रोफेसर, एक एचओडी और एक प्रोफेसर, ऐसा आगे बैठते हैं। पीजी की बात बता रहा हूँ, 2 साल यही चलता है बेटा। उसमें फर्स्ट ईयर के बाद वो एक एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि हमने फिल्टर पेपर चॉइस लिखा है, ये कौन सा यूज़ करते हो बेटा? फिर आप बताओगे कौन सा, तो उसका रीज़न बताओ क्यों यूज़ कर रहे हो। मैं तो ये वाला करूँगी या करूँगा। देन एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, इसका प्रोसीजर बताइए। फिर आपने ये लाइन कहाँ से उठाई, व्हाट इज़ द रेफरेंस ऑफ दिस लाइन, ये पढ़ के बताइए हमें कहाँ से लिया। वहाँ चैट जीपीटी बोल दिया तो अगले हफ्ते मिलेंगे, अब जाइए घर वापस। दे रिक्वायर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। या तो मुझे हार्पर चाहिए, या मुझे स्ट्रायर चाहिए, या लेनिंजर चाहिए, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन चाहिए, या कोई रिसर्च पेपर लेके आइए। खींच लो बेटा फोटो इसकी, ये सेटअप है इसका। ये हम नहीं रखेंगे स्पॉटिंग में, इसकी चिंता मत करना, इतना भारी स्पॉट नहीं रखेंगे। टेस्ट ट्यूब जैसा मासूम मासूम स्पॉट रखेंगे। बिलीव मी, कईयों को कई उसमें भी गलती करके आए हैं कि टेस्ट ट्यूब को क्यूवेट लिख रहे हैं। साफ दिख रहा था ना वो टेस्ट ट्यूब था, क्यूवेट लिख के आ रहे हैं। ऐसे भी लेजेंडरी लोग, तूने लिखा उसकी शक्ल से ला रहा हो, क्यूवेट लिख के आइए। हाँ हमारा कंफ्यूजन था वो सीबीजी मशीन और ग्लूकोमीटर। अरे वो दोनों एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। सीबीजी मशीन गलत हो जाए दुख में, टेस्ट ट्यूब गलत लिख के आ रहे हो यार। हाँ हाँ, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोनोमीटर नहीं होता। जो टेस्ट ट्यूब रखी थी बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की बेटा, वो बेनेडिक्ट्स रिजल्ट का इन्फेरेंस था, या बेनेडिक्ट्स रिजल्ट
बेनेडिक्ट्स टेस्ट रिजल्ट, जिसने बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लिखा ना बेटा वो गलत है, वो उसका रिजल्ट है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट होता तो मैं एक नीली बोतल की फोटो लगा देता वहां पे। वो हाँ, इन्फेरेंस इज ऑल्सो करेक्ट, रिजल्ट इज ऑल्सो करेक्ट, या इससे मिलता जुलता है वो भी ठीक है। अब इसका एक और पार्ट होता है बेटा मल्टीपल क्रोमेटोग्राफी। Multiple chromatography includes all procedures in which the development is repeated after one development is completed. A multiple development, the chromatogram is repeatedly developed in same direction, and thus the complete resolution of two or more substances which have RF values close together can be obtained. यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी बेटा एक बार नहीं बार बार की जाती है, पता है क्यों? Let us suppose there are two amino acids X and Y, कोई दो हैं, एक की RF वैल्यू है मान लो 0.6, ठीक है, दूसरे की RF वैल्यू है मान लो 0.58, कितनी? 0.58। तो बेटा आप समझ जाओगे ही कि अगर इतनी पास RF वैल्यू होगी तो उन दोनों के स्पॉट्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही आएंगे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब यहाँ पे तो अप्रिशिएबल डिफरेंस था तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन बेटा जब RF वैल्यू इतनी पास होती है ना तो हमें उसे एक बार नहीं बार बार रन करना पड़ता है ताकि एक सेपरेशन बन जाए, एक विजिबल सेपरेशन बन जाए कि 0.6 वाला 0.6 पे ही रहे, वो 0.5 पे ना आ जाए या 61 पे ना चला जाए, और 0.58 वाला इट शुड स्टे एट 0.58 ओनली। तो एक के बाद एक बार बार रन करता है ना बेटा तो एक प्रिसीजन आता चला जाता है, एक बाउंड्री बनती चली जाती है। किस किसने कोलोरीमेट्री में एक से ज्यादा सैंपल लिए थे? एक से ज्यादा से सैंपल मेरा मतलब है एक सैंपल तो सबने बनाया होगा बेटा, साइमल्टेनियसली 2 या 3 बनाए थे किसी ने? क्यों बेटा? इस चीज का ध्यान रखना, मान लो अगर आपका एक सैंपल गलत है तो दूसरा काम आ जाएगा, दूसरा सैंपल गलत है तो तीसरा तो आ ही जाएगा, और अगर मान लो तीनों इफ ऑल द 3 आंसर्स आर रॉन्ग ना तो बेटा एक सम एवरेज भी अगर उनकी आपको मिल जाए तो वो भी बहुत पास होती है एग्जैक्ट आंसर के। टेस्ट ट्यूब तो थे ना यार, टेस्ट ट्यूब ले लेते, क्या दिक्कत थी? टेस्ट ट्यूब ले लेते, स्टैंडर्ड तो देखो तुम्हारा एक ही लगेगा ना, 3 टेस्ट बना लेते, क्या दिक्कत है उसी सैंपल से लेके? थोड़ा केयरफुली चला करो ये सब। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बेटा स्पॉट यहां पे हम ऐसे लगाते हैं और ये क्रोमेटोग्राम ऐसे रन होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसी क्रोमेटोग्राम पे एक स्पॉट यहां लगाते हैं और ऐसे रन होता है, यानी कि एक बार हमने क्रोमेटोग्राफी रन करी ऐसे, फिर इसे साइडवेज, उल्टा नहीं बेटा, ऐसे, अब ऐसे रन करना है तो एक अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है आपको, जिनकी RF वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। दिस एनहेंसेस द रेजोल्यूशन। कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी, अभी तक हमने क्या क्या देखा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाउ द लास्ट इज द इंपॉर्टेंट वन इज कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी। इसमें कुछ नहीं होता, यहां पे योर स्टेशनरी फेज लंबे कॉलम्स में पैक्ड होता है, लाइक ग्लास वेसल्स, या होता है ना कुछ ब्यूरेट टाइप आपने देखी होंगी चीज़ें, उनके अंदर स्टेशनरी फेज को पैक कर दिया जाता है। बस ऊपर से हम सैंपल लगा देते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? सैंपल नीचे अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी मान लो पूरा स्टेशनरी फेज मैंने किसी उसमें पैक करके डाल दिया, ऊपर सैंपल लगा दिया और बहुत हाई प्रेशर लगाया, तो बेटा ये अपने आप नीचे सीप डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ग्रेविटी की मदद है, तो ये प्रोसेस फास्टर होता है और एफिशिएंट होता है बाकी दो से, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, इससे चिंता मत करो। एक्चुअली अभी हम लोग भी बहुत ऑक्यूपाइड है और आप लोगों का भी पढ़ने का इतना कोई वो है नहीं, इसीलिए हमने टॉपिक रखा कि जिसकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, उसको फटाफट इसमें निपटा देता कि क्लास भी चलती रहे, आपका कोर्स भी चलता रहे और आपका एक्चुअल स्टडी का नुकसान भी ना हो। Columnar chromatography. This includes chromatographic methods in which the stationary phase is packed into a column. Packed into a column.
द मोबाइल फेज इज अ मूविंग लिक्विड और गैस। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अपना स्टेशनरी फेज क्या था बेटा? एल्यूमिना या सिलिका, ठीक है। उस पे आप गैस तो सेपरेट नहीं कर सकते ना। सिमिलरली फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी बेटा गैस तो उसमें मार्क नहीं कर सकते ना। यहां पे देखो लिक्विड तो है ही है, गैस भी। कुछ गैसेस का नाम बताइए। द बेस्ट इज मिथेन एंड स्टीम, वाटर गैस जिसको बोलता है, होता है ना मिथेन एंड स्टीम। तो बेटा अगर उनको सेपरेट करना होता ना, या ऐसे कॉम्बिनेशन को में सेपरेट करना होता है, सो वी यूज कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी। ओके, according to the mechanism of separation of solutes, 5 major types of CC are distinguished। 5 मेजर टाइप्स, सिर्फ नाम याद कर लो, 5 हो गए भी नहीं, कितनी 2 के ही याद कर लेना, किसी एक का ही याद कर लेना और छोड़ो। यूजुअली वन मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट्स बट डज नॉट एक्सक्लूड अदर्स। ये है बेटा एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर एंड दिस एफिनिटी। अब आता है बेटा कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी प्रॉपर पे। ये देखो दिस इज द समवट, जिसे कहना चाहिए सेटअप ऐसा होता है। ले लो फोटो ले लो इसकी। Just remember the basics, okay? Only the basics. You do not need to go in proper details at your level. Just the basics. बस आपको इतना पता होना चाहिए बेटा TLC क्या होता है, उसमें स्टेशनरी मोबाइल फेज क्या होता है, और सेटअप कैसा दिखता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, सेटअप उसका कैसा दिखता है। बेटा नहीं पढ़ना तो चुप बैठो, बात करनी है तो बाहर जाए। समझ आई? यहां न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगी। आपको जाना है आप जा सकते हैं, इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जब तक बैठना है तमीज से बैठिए यहां पे। Stationary phase is held in a narrow tube through which the mobile phase is forced under pressure or under effect of gravity। HPLC में भी बेटा यही होता है, HPLC में भी प्रेशर लगाया जाता है। नहीं प्रेशर तो बेटा तू नीचे से भी लगा सकता है, यहां से। RO में क्या होता है, यहां पे भी तो उल्टा ही प्रेशर लगता है। सॉल्वेंट देखो बेटा क्या होता है इसमें, मोबाइल लिक्विड फेज विद नो एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज। नो एफिनिटी मतलब इनर्ट, नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। डेवलपर, एनी लिक्विड विद मोर एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज देन द सॉल्वेंट but less than solutes and just capable to move them through the column। किस किस को ये बात समझ आई? किसी को नहीं? छोड़ दो। इफ्लुएंट छोड़ दो यार, छोड़ दो। इफ्लुएंट, एनी लिक्विड दैट passes out of the column। कितनों को ये तो आ गया होगा बेटा, जो प्रेशर लगने पे कॉलम से बाहर आ रहा है लिक्विड, दैट इज इफ्लुएंट। इल्यूएंट, any liquid that has lesser affinity to stationary phase than solutes but is capable to move them out of the column। नहीं समझ आया? आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रिटेंशन वॉल्यूम और रिटार्डेशन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज दैट passes out of the column before illusion of a specific substance। ये डेफिनेशन बाय वर्ड याद कर लो। इसको समझाने का फायदा तब तक नहीं जब तक कि आपके सामने इसका सेटअप ना हो। बिना चलते सेटअप के बेटा ये समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं होता। इसीलिए इसको आपको ऐसे ही याद कर लो। ऐसे कोई नहीं पूछने वाला है यार, क्यों चिंता करते हो, कोई नहीं पूछने वाला ऐसा। ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये उसका टाइप है बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। Traditional column chromatography is characterized by addition of mobile phase under atmospheric pressure and then stationary phase is packed in a glass column। स्टेशनरी फेज बाहर है हमारे पास ऑलरेडी, उसके ऊपर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मोबाइल फेज लगा दिया जो भी हमें सेपरेट करना, और फिर उसके बाद हमने उसे पैक कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देन पैकिंग एंड ऑपरेटिंग द कॉलम।
The selection of method of packing depends mainly on the density of the solid. Technique used are wet, dry and slurry methods. In all cases, avoid inclusion of air bubbles. मेडिकल फील्ड में एयर बबल्स खाली क्रोमेटोग्राफी में नहीं, सब जगह ही अवॉइड करने चाहिए. ब्लड लेते हैं तो एयर बबल्स अवॉइड करते हैं ना, क्यों करते हैं? कम हो जाता है ना क्वांटिटी, जितना मेजर करेगा उसमें ना. Why do we avoid air bubbles? बेटा एयर बबल्स का ये मतलब नहीं होता कि आप जहां से ले रहे हो उसमें आ जाता है. बेटा एयर बबल्स आर स्ट्रेट बिहाइंड ऑल्सो. यहाँ सैंपल लिया है और जब ऐसा होता है तो इट फॉर्म्स थ्रोम्बस और एम्बुलस, एक खतरा बन जाता है उसका. ओके, इसीलिए एयर बबल्स अवॉइड किए जाते हैं. एयर बबल्स शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. कोलोरीमेट्री में आ गया तो बेटा वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो सब जगह अवॉइड कीजिए. सैंपल एप्लीकेशन. अप्लाई इवनली इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द टॉप ऑफ द कॉलम विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस. एग्जाम्पल, एड ग्लास वूल और फिल्टर पेपर. एक बार लगा दिया फिर उसे ग्लास वूल से या फिल्टर पेपर से कवर कर दीजिए. इल्यूजन टेक्निक्स कोई छोड़ो यार. डिटेक्शन. ऑन कॉलम डिटेक्शन फॉर कलर्ड और फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स डायरेक्टली आफ्टर डेवलपिंग द क्रोमेटोग्राम. व्हाट आर फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स? अरे यार तब तुम ये मत कहना सर ये देखिए घड़ी मैंने मेले में ली थी, इसमें अंधेरे में भी टाइम दिखता है, फ्लोरोसेंट वाली है, रेडियम वाली. क्या यार, थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन दो यार. व्हाट आर फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स? बेटा देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिनोमेना जो लाइट एमिट करता है ना. वन इज फ्लोरोसेंस एंड द अदर वन इज फॉस्फोरोसेंस. वन इज फ्लोरोसेंस एंड द अदर वन इज फॉस्फोरोसेंस. बेटा ये पढ़ के आना, ये खाली क्रोमेटोग्राफी में नहीं बहुत जगह काम आता, और बताना इसका मीनिंग फिर. Monitoring of the eluted fraction PC or TLC using special detectors like refractive index और UV detectors. एक बार बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी पूरी हो जाती है ना हाई प्रेशर और ग्रेविटी के उसमें सुपरविजन में, जब प्रोसेस उनके थ्रू हो जाता है, तो जैसे इस पे तो हमने क्या स्प्रे किया था, नेन हाइड्रिन ना. तो बेटा कॉलम पे ऐसे कुछ भी थोड़ी हम स्प्रे कर देंगे. तो कॉलम के लिए हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और UV डिटेक्टर्स. ठीक है. लिख लो, याद कर लो इसे अगर हो सके तो. नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, कितने कॉलम्स और कितनी प्लेट्स बनती हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये. ऐसा और कहाँ देखा बेटा? ऐसा फिगर दिखता है केमिस्ट्री में और कहीं देखा है? नहीं. कहाँ? क्या? अरे कौन सा डिपस्टिक बाबू? अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा कहीं और ऐसा फिगर देखा कहीं केमिस्ट्री में? देखते हैं, याद कर. किसमें? एमिशन के एब्जॉर्प्शन. बेटा दिस इज वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसा दिखता है ये, उसमें बैकग्राउंड ब्लैक होता है. डू यू नो व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों मैं इसको यहां लाया? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा. कौन सा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. वहां पे आपको फ्लोरोसेंस भी पढ़ के आना पड़ेगा, फॉस्फोरोसेंस भी पढ़ के आना पड़ेगा, और कुछ हद तक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी नॉलेज होनी चाहिए. ओके. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज नथिंग बट बहुत हाई क्वालिटी का कोलोरीमीटर, बहुत हाई क्वालिटी का. इतना मत घुसो इसमें भाई, तुम्हारे काम नहीं आने वाला है. एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही अगला पार्ट है बेटा. अब ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही चल रहा है. Adsorbent. The most common are alumina, silica gel, in which the interactions with the solute molecules is due to OH groups present on their surface.
दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। OH ग्रुप लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा होती है। कौन से ग्रुप की? OH ग्रुप। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, एंजाइम्स एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन किस पे डिपेंड करते हैं? दैट आइदर दे आर फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड। तो बेटा फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन वही होता है जहां ये OH ग्रुप होता है, मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में। दूसरा, जहां एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है ना बेटा, जो कैटालिटिक साइट्स होती हैं, वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दे आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH ग्रुप्स, जिसमें सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स वहां सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको एक्टिव साइट्स के आसपास और एक्टिव साइट्स पे भी। ठीक है, ये कपड़े जो हमने पहने हुए बेटा कॉटन, दिस इज ऑल ड्यू टू OH ग्रुप। कैसे? सेल्यूलोज में कौन सा बॉन्ड होता है? कौन सा? क्या? बीटा क्या? हाँ, बीटा 1,4 बीटा 1,6। अल्फा 1,4 नहीं होता बेटा। स्टार्च इसीलिए डाइजेस्ट होता है क्योंकि उसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, उसका एंजाइम होता है हमारे पास। बीटा बॉन्ड्स तोड़ने का तो कोई एंजाइम नहीं होता ना हमारे पास, इसलिए सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, याद रखना। ये देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ पोलर ग्रुप्स ऑन पोलर सपोर्ट। अच्छा एक सेकंड, मोर पोलर मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब मोर स्ट्रांगली एंड दस विल एल्यूट मोर स्लोली। यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना एड्सॉर्ब अच्छे से होगा और उतना एल्यूट धीमा होगा, यानी कि बिखराव कम होगा, रेजोल्यूशन अच्छा आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ पोलर ग्रुप्स ऑन पोलर सपोर्ट इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा? एथिलीन। एथिलीन। देन दिस वन इज कौन सा है? मिथेनॉल। कौन सा? विच ग्रुप इज दिस? हाँ, मिथॉक्सी। फिर ये कौन सा ग्रुप है बेटा? एस्टर। फिर ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। फिर ये एल्डिहाइड, ये ओके। ये ऑर्डर याद रखना, तो कभी कभी आ जाता है काम, बिकॉज नॉट ओनली इन क्रोमेटोग्राफी बेटा, बहुत जगह काम आएगा। नाम नीचे लिखा भी हुआ है। एप्लीकेशन इन सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, इसकी कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन क्या क्या होती है देखो। इन सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, अगर हमारा सपोर्ट मीडिया जो आप सपोर्ट मीडिया कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज, इफ इट इज एल्यूमिना, तो बेटा क्या क्या सेपरेट हो सकता है? स्टेरॉल्स, डाइस्टर्स, विटामिन, एस्टर, एल्कलॉइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस टाइप के स्टेरॉल बेटा सेपरेट हो सकता है? सोचो बेटा, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। अब ऐसा तो बॉडी का कोई पार्ट नहीं ना जहां पे कॉर्टिसोल प्रेजेंट होता है खाली, या खाली कॉर्टिसोन होता है। तो बेटा कॉर्टिसोन का एस्टिमेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसका सेपरेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो फॉर दैट वी यूज एल्यूमिना इन कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी। फिर विटामिन्स कौन कौन से सेपरेट हो सकते हैं? सोचो, आपको मान लो सारे बी कॉम्प्लेक्स का एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो तभी तैयार, वो एस्टिमेट तो तभी होंगे ना जब सारे B1 से लेके B12 तक अलग अलग सेपरेटेड होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि B6 को B9 से सेपरेट नहीं करेंगे, एक साथ ही टेस्ट लगा देंगे। B1 शुड बी सेपरेटेड, B2, B3, B6, B9, B12 सब सेपरेटेड होंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा कितना है। फिर सिलिका जेल देखो बेटा, स्टेरॉल्स एंड अमाइनो एसिड्स, कार्बन, पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। छोड़ दो।
नेक्स्ट वन इज जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी. कौन सी? इंपॉर्टेंट तीन जो थे, TLC, PC एंड CC. कौन कौन से बेटा? TLC, PC पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड CC. खत्म. This type is also known as size exclusion chromatography, molecular exclusion chromatography, molecular sieve and gel chromatography. इसमें से जो भी नाम आपको सबसे easy लग रहा है उसको लिख लें. Whichever you find the most easiest one. 5-6 नाम है, जो भी आपको easy लग रहा है. चलो आ जाते हैं स्टेशनरी फेज पे. किसका स्टेशनरी फेज है बेटा? जेल परमिएशन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी. पोरस पॉलीमेरिक मैट्रिक्स. देखो कॉलमनार क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा था? आपका स्टेशनरी फेज बेटा कॉलम में पैक था, ग्लास कॉलम में. यहां पे पता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पंज. क्या है? स्पंज. एक स्पंजी मटेरियल है. उसमें आपका उस स्पंज के जो पोर्स हैं बेटा, उसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज पैक्ड है. याद रखना, वो स्पंज आपका स्टेशनरी फेज नहीं है, वो स्पंजी चीज में जो पोर्स है ना बेटा, उसके अंदर पैक्ड है वो. रिमेंबर दैट इज योर स्टेशनरी फेज. ओके, ये देखो जैसे आपका पूरा ये एक बॉल है, इसके अंदर जो पोर्स दिख रही है ना बेटा, इनके अंदर स्टेशनरी फेज है आपका. ये पूरा बॉल एज अ स्टेशनरी फेज नहीं है. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. इसमें मोबाइल फेज होता है बेटा इज अ लिक्विड सच एज वाटर और डाइल्यूट एल्कोहल. सेपरेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट्स मॉलिक्यूलर वेट. यानी कि यहां पे सेपरेशन कैसे हो रहा है बेटा? बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. किसमें? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. Molecules will distribute themselves outside and inside the pores according to their size. Let us say स्टेशनरी फेज में कोई पोर है, वो सिर्फ 100 डाल्टन से आगे की से कम की चीज ही पास करेगी उस पोर से. तो जो बेटा 100 डाल्टन, जिसका वेट 100 डाल्टन या AMU से उससे कम होगा, वो चीज उस पोर से पास कर जाएगी, बाकी सब पीछे रह जाएंगी. तो ऐसे सेपरेशन हो जाएगा. लिख लो रिटेंशन वॉल्यूम बेटा इसकी. जो मेन आपके तीन थे बेटा वो वही थे, TLC, PC और CC. और उसमें भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर थोड़ा बहुत चलता कैसे है, पूरा भी नहीं आना चाहिए. सिर्फ एक आपके UG लेवल, फर्स्ट ईयर लेवल, सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए. तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, कैसे रन करता है, और RF वैल्यू वाला पार्ट बेटा. RF वैल्यू वाला पार्ट सबको याद होना चाहिए. ठीक है, RF वैल्यू पार्ट कि कैसे कैलकुलेट होती है. इतना बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूं कि आप RF वैल्यू कैलकुलेट करके आप दिखाएं किसी को. अगर कोई पूछे क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है तो इतना बता देना. किसी एक आध अमाइनो एसिड की RF वैल्यू याद हो तो और भी अच्छा. एप्लीकेशन ऑफ GPC टू नेचुरल प्रोडक्ट्स बेटा, क्या क्या एप्लीकेशन होती है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स. कैसे होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन होगा? हाउ दिस मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिटरमाइंड? खोल दो इसे, खोल दो बेटा. मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया ना, पोर साइज होता है एक. मान लीजिए 100 डाल्टन्स, जिसका वेट उससे कम है वो तो पास कर जाएगा, लेकिन जिसका वेट उससे ज्यादा है वो सेपरेट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा. तो जो भी चीज पास हो रही है उस पोर से, हमको पता है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से कम ही है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड का क्या एग्जांपल होता है? स्टार्च और राइट, ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड होता है. स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड. और क्या? अरे स्टार्च के अलावा और कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है बेटा? यस, ग्लाइकोजन.
separation of amino acid from peptides and protein, separation of protein of different molecular weights, separation of mucopolysaccharide and soluble RNA. What is soluble RNA? कौन सा वाला soluble RNA होता है? Yes, tRNA. tRNA is also called soluble RNA, beta. Separation of myoglobin and hemoglobin, separation of alkaloids and purification of enzymes. Ion exchange chromatography, beta, these are just zeolites और कुछ नहीं होते. These are just zeolites. लेकिन इनकी सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेटा पता कहाँ होती है? HPLC में. They are utilized to their maximum effect in HPLC, high performance liquid chromatography. आजकल मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूटिलिटी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सेपरेट हो रही हैं इससे. द बेस्ट एग्जाम्पल इज HbA1c जो मैंने आपको बताया. HbA1c को क्या जरूरत पड़ रही है बेटा हमें क्रोमेटोग्राफी करके सेपरेट करने की, और हम किससे सेपरेट कर रहे हैं? सोचो, मान लो एक ब्लड सैंपल है हमारे पास, ठीक, उसमें दो तरह के हीमोग्लोबिन मिलेंगे. वन वुड बी द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, द अदर वन वुड बी द ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. अदर वन इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. तो बेटा हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को अलग करने के लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन से क्रोमेटोग्राफी रन कर रहे हैं. ओके, और उस प्रोसीजर का नाम है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. और वो कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा है बेटा? आयन एक्सचेंज. ओके, इसकी एप्लीकेशन देख लो. प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट रिमेंबर द एप्लीकेशन. वाटर सॉफ्टनिंग, क्या होता है वाटर सॉफ्टनिंग बेटा? व्हाट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? क्या? D2O? अबे क्या बात कर रहा है यार, वो हैवी वाटर होता है D2O. कहाँ यूज होता है D2O? कहाँ? Where D2O is utilized? बेटा पढ़ने बैठोगे ना तो सिर्फ पानी पे, जिसको हम ऐसे ही खर्च करके जिसको पूछते भी नहीं, इतना है, पढ़ नहीं पाओगे सारी जिंदगी. D2O is utilized in बेटा nuclear reactors. D2O is utilized in nuclear reactors. Then water demineralization, ठीक है, ये भी इसकी आयन एक्सचेंज की क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन है, यानी कि खारे पानी को पीने लायक बनाना. ओके, देन आफ्टर दैट न्यूट्रलाइजेशन, पानी की pH एडजस्ट करना. एसिडिक है तो न्यूट्रल लाएगा, एल्कलाइन है तो न्यूट्रल लाएगा. ओके, दोनों तरफ से एडजस्ट. Separation of electrolytes from non-electrolytes, separation of carbohydrates and their derivatives, uronic acids, sugars, hexose, amines. Okay, so this completes with your today's class.